अच्छा सा बुक आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए आधुनिक कविता बी पार्ट 3 और ये इकाई नंबर रहेगी आपकी 5 में। इकाई नंबर 5 में आपका आता है आधुनिक कविता। चलिए पहले हमने बात कर लेते हैं कालक्रम की। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो समय काल जो निर्धारित किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वह आधुनिक युग तक का ही निर्धारित किया था। उसके बाद उन्होंने निर्धारित नहीं किया। तो उन्होंने जब आधुनिक काल की बात करते हैं, हमने आधुनिक काल जो उन्होंने बताया था वह था 1900 विक्रम संवत में उन्होंने दिया था। विक्रम संवत से 1984 के बीच यहाँ तक इन्होंने दिया। विक्रम संवत ये यहाँ तक दिया, तो इसके आगे उन्होंने कालक्रम नहीं दिया। तो इसके आगे का मैं आपको बता रहा हूँ कि आधुनिक काल है ये 1900 विक्रम संवत से लेकर 1884 तक यहाँ तक था। इसके बाद का जो युग रहता है वह रहता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग रहता है और इसका जो समय है वह रहता है 1850 ईस्वी। ये विक्रम संवत में था और ये 1850 ईस्वी। 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक आप भारतेंदु युग का ये समय रहता है। आप इसको भी ईस्वी में बना सकते हो। जैसे 1900 विक्रम संवत में है तो यहाँ आप माइनस कर लो, -57 माइनस करेंगे तो ये बचेगा ये 1843। ये जो 1843 निकल के आएगा ये आपका रहेगा ईस्वी, 1843 ईस्वी। तो आधुनिक काल का समय आप विक्रम संवत में आपको याद नहीं रहता तो आप इसको ईस्वी में बना दो और ये भी आगे ईस्वी में बना सकते। तो कहने का मतलब ये है कि 43 से लेके आगे का जो समय था वो आधुनिक काल में आता है और ये भारतेंदु युग है ये इसी के अंदर है। ये आधुनिक काल के अंदर ये समय इसका आता है। और इस युग में जो प्रमुख कवियों की बात करें हमने तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र इस काल में पैदा हुए और इन्हीं के नाम से इस युग की शुरुआत हुई। इनका जो जन्म है वो 1850 ईस्वी है। इस कारण इस युग का नामकरण भी 1850 से शुरू होकर 1900 तक चला, भारतेंदु युग। इनकी एक पत्रिका थी कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा। इस पत्रिका के कारण ही इसका जो समय है वो 1850 है, क्योंकि ये जो उनकी कविता है ये 1868 ईस्वी में आई। 1868 ईस्वी में आई। कई आलोचकों ने इसकी निंदा भी की है कि पत्रिका इनको 1868 में आई और युग इनका 1850 से शुरू हुआ। इसलिए उन्होंने बीच का जो समय था 1843 से लेके और 68 के बीच वाला जो समय बचता है लगभग 25 वर्ष का, 25 वर्ष का जो समय बीच में रहता है, कुछ आलोचकों ने उसको संक्रांति काल कह दिया। संक्रांति काल, उसे संक्रांति काल की संज्ञा दी गई। इस पुस्तक के कारण इस युग का निर्माण हुआ। अब बात कर लेते हैं प्रमुख कवियों की जो इस युग में पैदा हुए। उनमें बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, उसके बाद अंबिका प्रसाद, अंबिका प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र इस युग के प्रमुख कवि थे। और इस भारतेंदु युग की जो भाषा थी वह थी खड़ी बोली, वह थी खड़ी बोली। ये था आपका भारतेंदु युग। इस पत्रिका के कारण इसकी शुरुआत हुई और इस पत्रिका को शुरू किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने
बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका प्रसाद दत्त और प्रताप नारायण मिश्र, ये भारतेंद्र युग के अंदर कवि आते हैं। चलिए, अब भारतेंद्र युग के बाद 1900 ईस्वी के आगे कौन सा काल था, अब उसकी बात करते हैं। तो भारतेंदु युग 1850 से लेके 1900 तक ये चला और इसके बाद शुरू हुआ 1900 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक का जो समय था वह कहलाया द्विवेदी युग। द्विवेदी युग कहलाया क्योंकि 1900 के अंदर एक पत्रिका छपी, उसका नाम था सरस्वती। 1900 में इस पत्रिका का आगमन हुआ और इस पत्रिका के जो संपादक थे वह थे चिंतामणि घोष। इसके संपादक थे। इस पत्रिका के कारण ही इस युग की शुरुआत हुई। हालांकि ये 3 वर्ष तक इसका संपादन कर पाए और 1903 ईस्वी में इस पत्रिका का जो संपादन किया वह किया महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और इसी नाम के कारण ही, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के कारण ही इस युग की शुरुआत हुई, द्विवेदी युग की। इस नाम के कारण कई बार प्रश्न पूछा है कि जो द्विवेदी युग है किस नाम के कारण शुरू हुआ, तो ये हुआ महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि द्विवेदी के नाम से हिंदी साहित्य में आपको 3-4 कवि मिलते हैं। चलिए, अब कर लेते हैं बात इस युग के प्रमुख कवियों की। तो इस युग में जो प्रमुख कवि पैदा हुए वह हुए मैथिली शरण गुप्त हुए और इसके बाद हुए अयोध्या प्रसाद हरियोद हुए और उसके बाद हुए श्रीधर पाठक हुए और उसके बाद भी और भी बहुत से कवि इस युग में पैदा हुए। तो इस युग की जो सबसे प्रमुख बात है वह है सरस्वती पत्रिका का संपादन। यह 1920 तक इन्होंने 1903 से लेकर महावीर प्रसाद ने और 1920 ईस्वी तक इस पत्रिका का संपादन किया, है ना। तो 1920 तक ही इस युग का समापन हो जाता है। तो आगे अब बात करते हैं 1920 से आगे जो समय था वह किस युग का के नाम से जाना गया और कैसे वह शुरू हुआ, तो चलो उसकी बात करते हैं। इसके आगे का जो समय शुरू हुआ वह हिंदी साहित्य में बहुत ही स्वर्ण अंकों में इसको लिखा जाता है। इसकी बात कर लेते हैं अपने छायावाद की। वह शुरू हुआ छायावाद के नाम से और इस युग की शुरुआत हुई 1920 से लेके और 1936 ईस्वी तक। जहाँ इसका समापन हुआ वहीं से इस युग का शुरुआत हुआ 1920 में। 1918 में एक रचना लिखी झरना जयशंकर प्रसाद की, वह थी जयशंकर प्रसाद की रचना थी झरना। और इस झरना रचना के कारण ही इस छायावाद का आगमन हुआ। इस रचना के कारण ही इस युग का आगमन हुआ छायावाद। छायावाद का एक दूसरा नाम भी है रहस्यवाद। इसे रहस्यवाद के भी नाम से जाना जाता है और स्वच्छंदता के नाम से भी छायावाद जाना जाता है। इस युग में जो प्रमुख कवि हुए उनमें एक था जयशंकर प्रसाद, दूसरे थे निराला, महादेवी वर्मा और पंत। ये छायावाद के 4 स्तंभ माने गए।
छायावाद के 4 स्तंभ माने गए, प्रसाद, निराला और पंत। 4 प्रमुख स्तंभ हैं हिंदी साहित्य में। इन्हें ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है और निराला को महादेव के नाम से, और महादेव को दुर्गा से, और पंत को विष्णु के रूप में इनको जाना जाता है। ये हिंदी साहित्य के 4 स्तंभ हैं छायावाद के। चलिए अब बात करते हैं इसके अगले युग की। जब छायावाद पूरा हो गया 1936 में, तब अगले काल का शुरुआत हुई जिसे कहते हैं प्रगतिवाद। और इनकी शुरुआत 1936 ईस्वी से और 1943 ईस्वी तक इसकी शुरुआत हुई। प्रगतिवाद की शुरुआत, प्रगतिवाद को मैं समझा देता हूँ आपको कि जैसे राजनीति में जिसको मार्क्सवाद कहते हैं, मार्क्सवाद या साम्यवाद, राजनीति में जिसे मार्क्सवाद और साम्यवाद कहा जाता है, हिंदी साहित्य में उसे प्रगतिवाद कहते हैं। जिसे पॉलिटिक्स में मार्क्सवाद और साम्यवाद कहते हैं, हिंदी साहित्य में उसे प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। तो इस युग की जो प्रमुख बात यह थी कि इसके जो प्रवर्तक थे प्रगतिवाद के, जिसका संचालन किया वह थे नागार्जुन। इनका जो जन्म है वो 1911 ईस्वी में हुआ। नागार्जुन इस वाद के, प्रगतिवाद के प्रवर्तक कवि थे और ये मार्क्सवादी थे। जो नागार्जुन है वह मार्क्सवादी थे। इस काल के जो प्रमुख कवियों की बात करें तो वह आपको मिलते हैं केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा और राघव। ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवि माने गए हैं इस युग के। इस युग का जो प्रवर्तक थे वह थे नागार्जुन। 1911 इनका जन्म वर्ष है और ये 4 कवि ये प्रगतिवाद के 4 स्तंभ माने गए हैं इसके। चलिए अब प्रगतिवाद शुरू हुआ 1936 से लेकर 1943 की ईस्वी तक, और इसके बाद का जो युग है वह किस युग के नाम से जाना गया तो उसकी बात कर लेते हैं। 1943 तक ये समाप्त हुआ और इसके बाद जो युग शुरू हुआ वह हुआ प्रयोगवाद के नाम से। और इसकी जो शुरुआत हुई वह 1943 से और 1953 ईस्वी तक इसका जो समय वो रहता है। इसको जो शुरू करने का जो श्रेय है, यानी एक प्रकार से जो प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं वह होते हैं, प्रवर्तक इसके रहते हैं अज्ञेय। प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक है वह अज्ञेय हैं। इस युग को शुरुआत करने का जो श्रेय है वह अज्ञेय को जाता है, क्योंकि अज्ञेय ने ही इस युग में तार सप्तक का निर्माण किया। इन्होंने 4 प्रकार के 4 सप्तक बताए हैं और इनका जो पहला तार सप्तक आया वह 1943 में ही आया और इसी के कारण ही इस नए युग की शुरुआत हुई। अज्ञेय के कारण ही इस नए युग की शुरुआत हुई। चलो अब बात करते हैं अपने इसके प्रमुख कवियों की। तो इसमें आपके रह जाते हैं, इसमें आपके रहेंगे अज्ञेय के बाद मुकुटधर पांडे रहते हैं। और इस युग के बीच में ही एक नए युग का शुरुआत भी हुई थी जिसे कहते हैं परपद्यवाद या जिसे नकेनवाद भी कहा जाता है। परपद्यवाद और नकेनवाद भी कहा जाता है। और इसका जो श्रेय जाता है वह जाता है नलिन को। इन्होंने नकेनवाद और परपद्यवाद की शुरुआत की। हालांकि प्रयोगवाद के अंदर ही इस युग की भी शुरुआत हुई, नकेनवाद की और परपद्यवाद की। तो चलो ये 1953 तक चला।
और 1953 के बाद अगले युग का कौन थे उसकी बात करते हैं। तो वह थे आपके, इसके बाद छोटे छोटे नए युग का कार्यक्रम है वो चलता रहा, जिसमें बात आती है आपकी नई कविता की, नई कविता। और इसका जो आगमन हुआ वह हुआ 1953 से 1960 तक, 1953 से 1960 तक। और इसके जो प्रवर्तक थे वह थे 1954 में एक नई कविता नाम से एक पत्रिका छपी, नई कविता एक पत्रिका छपी नई कविता के नाम से, और उसका जो संपादन किया वह किया जगदीश गुप्त ने। जगदीश गुप्त ने नई कविता का पत्रिका का संपादन किया, और इस पत्रिका के संपादन से ही नई कविता का जो युग है वह शुरुआत हो गया। हालांकि 1 वर्ष का यहाँ समय अंतराल रहता है, फिर भी उसको 1953 से ही लिया गया है, 1953 से इसको लिया जाता है। 1954 में नई कविता पत्रिका का आगमन हुआ और वह थे जगदीश गुप्त। तो इसके बाद भी 1960 के बाद भी फिर साठोत्तरी कविता आंदोलन शुरू हुआ, है ना। इसके बाद ये क्रम चलता रहा। 1960 के बाद फिर सहज कविता आ गई, साम्यवादी कविता आ गई, समानांतर कविता आ गई। ये छोटे छोटे 2-3 वर्ष के जो आंदोलन थे वह चलते रहे और आज तक वो चल रहे हैं, है ना। तो आज का जो आपका ये छोटा सा वीडियो मैं लेके आया था वह अब मैं पूरा करता हूँ। तो अब अगले वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक को विस्तार से समझाऊंगा, जो मैंने आपको बताए हैं आधुनिक कविता में। तो आज के लिए इतना।